शानदार चुनावी इतिहास, लोकतंत्र का विश्वास। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है। करीब 97 करोड़ लोग 543 लोकसभा सीटों पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 के मुकाबले इस बार देश में मतदाताओं की संख्या 6% बढ़ी है। वहीं 18 से 29 साल के आयु वर्ग वाले मतदाताओं की संख्या में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में यहां चुनाव की महत्ता और बढ़ जाती है। आइए आजादी के बाद से देश में अब तक हुए सभी लोकसभा चुनाव के इतिहास पर एक नजर डालते हैं हमारी इस खास पेशकश में। सशक्त देश, मजबूत लोकतंत्र। शानदार इतिहास का साक्षी। लोक विश्वास का प्रार्थी। चुनावी यात्रा के 17 पड़ाव। सशक्त लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद। बदल रहा देश का मिजाज। लोकतंत्र में मतदाताओं का राज। बदली राजनीति, बदली रणनीति। जनता नीति, लोकतंत्र की परिणति। भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की। साल 1952 में हुए लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 18वें चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अंग्रेजों से देश की आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा के लिए आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। इस चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थीं, जबकि जनसंघ को तब महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। साल दर साल जनतंत्र में विश्वास बढ़ा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दर्जा रखने वाले भारत के नागरिक हर 5 साल में अपना मत देकर न सिर्फ अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं, बल्कि साल दर साल जनतंत्र में विश्वास और बढ़ाते जा रहे हैं। ये भरोसा इतना बड़ा है कि चुनाव के बाद राजनीतिक सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है। सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, प्रतिकूल चुनावी फैसले को स्वीकार करते हैं। भारत की कल्याणकारी और सुरक्षात्मक प्रतिबद्धता नीतियों में परिलक्षित होती है। सभी सरकारें इन्हीं नीतियों पर चलती हैं। पिछले 17 चुनावों के साथ हमारा लोकतंत्र लगातार परिपक्व होता जा रहा है। उन्नीस में लोकतंत्र की दस्तक। आजाद भारत के नागरिकों ने संविधान तैयार होने के बाद पहली बार अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डाला। कुल 401 लोकसभा क्षेत्रों में 489 सांसदों के लिए 17.32 करोड़ मतदाता थे। चक्कर खा गए ना आप? दरअसल पहले और दूसरे संसदीय चुनाव में कुछ लोकसभा सीटों पर 2 प्रत्याशी चुने गए थे। पहली लोकसभा में 86 क्षेत्र ऐसे थे जहां 2 सांसद चुने गए।
वहीं उत्तरी बंगाल स्वतंत्र भारत की इकलौती सीट थी जहां पहले चुनाव में 3 सांसद चुने गए थे। इन चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली। निर्दलीय 37, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16, सोशलिस्ट पार्टी 12 और अन्य को 57 सीटें मिली। इस दौरान कुल 44.87% मतदाताओं ने वोट डाला। 1957 में नेहरू का आभा मंडल। स्वतंत्र भारत के दूसरे चुनाव तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का आभा मंडल चुनावी लोकतंत्र पर छा चुका था। 403 क्षेत्रों में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस ने 47.78% वोट के साथ पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन कर 371 सीटें जीत ली। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 19, जबकि भाकपा ने 27 सीटें जीती। निर्दलीय भी पिछली बार से ज्यादा रहे, उन्होंने 42 सीटें जीती। जनसंघ इस बार भी संघर्ष करता रहा और 4 सीटें मिली। इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या 19.36 करोड़ हो गई, जिनमें से 45.44% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1962 में कांग्रेस का जादू बरकरार। भारतीय लोकतंत्र के तीसरे चुनाव में मतदाताओं ने कोई खास बदलाव नहीं किया। एक संसदीय क्षेत्र से 2 सांसद चुनने की परंपरा खत्म हो गई और 494 सीटों पर चुनाव हुआ। नेहरू का ये आखिरी चुनाव साबित हुआ। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 361 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ को 14, स्वतंत्र पार्टी को 18, भाकपा को 29 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। कुल 21.63 करोड़ वोटरों में से 55.42% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 1967 में नेहरू विहीन कांग्रेस। ये पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया मानकर कांग्रेस नेताओं ने 1966 में पीएम की कुर्सी पर बैठाया था, इसलिए चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। 520 सीटों में से कांग्रेस को 283 सीटें मिली, जबकि दूसरे दलों और निर्दलियों ने 237 सीटों पर जीत दर्ज की। पहली बार सत्ता पक्ष के सामने इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष की मौजूदगी थी। स्वतंत्र पार्टी को 44, जनसंघ को 35 सीटें मिली थी। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे से शिखर पर इंदिरा। आजाद भारत में पहली बार तय समय से करीब 1 साल पहले मध्यावधि चुनाव हुए। 1969 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस के पुराने नेताओं ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि ज्यादातर सांसद उनके साथ रहे, जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बनी रहीं और 1971 में मध्यावधि चुनाव करवाया गया। उन्होंने देश से गरीबी हटाओ का नारा दिया और इस नारे ने उन्हें फिर पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। 518 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 352 और जनसंघ को 22 सीटें मिली। राजनीति के इतिहास में साल 1977 लोकतंत्र के लचीलेपन और मानवीय भावना की विजय का एक मार्मिक प्रमाण है। यह वो समय था जब राष्ट्र अत्याचार और स्वतंत्रता के चौराहे पर खड़ा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल की घोषणा ने भारतीय लोकतंत्र के ताने बाने में उथल पुथल मचा दी। लोग इसे निरंकुश शासन और क्रूर दमन के युग की शुरुआत बता रहे थे। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल की कोठरियों में डाल दिया गया था। हालांकि उनकी आवाजें भले ही खामोश कर दी गई हों, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट रहीं। 1977 में आपातकाल के बाद नई सुबह, कांग्रेस सत्ता से बाहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के संसदीय निर्वाचन को रद्द किया तो 1975 में उन्होंने आपातकाल लगा दिया। विपक्ष के बड़े नेता जेलों में बंद कर दिए गए। 1977 में उन्होंने स्थिति अपने मन मुताबिक समझकर चुनाव का ऐलान किया। समाजवादी, दक्षिण और मध्य मार्गी पार्टियां जनता पार्टी के रूप में जुट गईं और भारतीय लोक दल के निशान पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिली, भारतीय लोक दल को 295 सीटें मिली। उत्तर भारत में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। 1980 में फिर सत्ता में इंदिरा। जनता पार्टी की ओर से पहले मोरारजी देसाई और फिर पार्टी में विभाजन कर जनता पार्टी सेक्युलर बनाकर चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। हालांकि सिर फुटब्बल से दोनों सरकारें गिर गईं। 1980 में हुए चुनाव में जनता ने फिर कांग्रेस का रुख किया और कांग्रेस को 353 सीटें हासिल हुई। 1980 में ही अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। 1984 में राजीव राज।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, जिसके चलते चुनाव कराना पड़ा। सहानुभूति के रथ पर सवार इंदिरा के बेटे राजीव के नेतृत्व में कांग्रेस ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कांग्रेस को 542 सीटों में से 414 पर जीत मिली। उसे कुल मतदान के 48.12% वोट मिले। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को अब तक इतने वोट या सीटें नहीं मिली। आज से 35 साल पहले एक तोप ने लोकसभा में पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया था, और वो भी तब जब विपक्ष का कोई नेता नहीं था। जैसा आज है, अघोषित रूप से विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष का एक मंत्री बन गया था। उसी के बाद विपक्ष के 110 सांसदों में से 106 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम होंगे जब विपक्ष ने ऐसी मजबूत एकता दिखाई हो। 2004 लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले एनडीए की हार हुई थी। एनडीए की हार के बाद ही यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए का उदय हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2014 यानी 10 साल तक सत्ता में यूपीए रहा। 2014 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के साथ ही यूपीए का भी पतन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली। 2019 में एनडीए की ये जीत प्रचंड जीत में बदल गई। 1989 में बोफोर्स से उड़ा राजीव राज। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स तोप सौदे में उन पर दलाली का आरोप लगाया और अलग पार्टी जनता दल बनाया। मतदाताओं की नाराजगी के चलते कांग्रेस 197 सीटें ही जीत पाई। जनता दल सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बाद में चंद्रशेखर सरकार से अलग हुए और कांग्रेस के सहयोग से पीएम बने। 1991 में फिर सहानुभूति लहर। कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लिया तो फिर चुनाव कराने पड़े। चुनाव के दौरान तमिलनाडु में आत्मघाती हमलावरों ने बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी। सहानुभूति लहर में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। आंध्र के दिग्गज कांग्रेसी पीवी नरसिंह राव पीएम बने। ये 5 साल तक अल्पमत सरकार चलाने वाले पहले पीएम रहे। 1996 में बीजेपी का उदय, पर 13 दिन चली सरकार। भारतीय राजनीति में 1996 मील का पत्थर है, क्योंकि दक्षिण पंथ की राजनीति सत्ता के केंद्र में आई। 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा गिरने के बाद बीजेपी पहली बार 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि के पहले प्रधानमंत्री बने। हालांकि सरकार 13 दिनों तक ही चली। इसके बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एचडी देवेगौड़ा फिर आई के गुजराल पीएम बने। 1998 में फिर चुनाव घोषित हो गए। 1998 में 13 दिन से 13 महीने जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी पहले ही साथ आ चुकी थी। तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक, आंध्र प्रदेश की टीडीपी समेत कई छोटे दलों की मदद से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अटल फिर पीएम बने, लेकिन 13 महीने बाद अन्नाद्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया। 1999 में 24 दलों की सरकार। सिर्फ 13 महीने में सरकार गिरने से नाराज जनता ने फिर अटल पर भरोसा जताया और 24 दलों वाले एनडीए को 269 सीटें सौंप दी। बीजेपी को 182 सीटें मिली। कांग्रेस की सीटें गिरकर 114 पर आ गईं। आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी को 29 सीटें मिली। दरअसल उसने एनडीए को समर्थन दिया। इसी के चलते अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि समाजवादी पृष्ठभूमि वाले सहयोगियों के दबाव में वो पार्टी के 3 मुख्य मुद्दों को अमल में नहीं ला सके। इससे जनता में नकारात्मक राय बनने लगी। हालांकि एनडीए के सफल प्रयोग को देखते हुए कांग्रेस ने भी गठबंधन की राजनीति का रुख कर लिया। 2004 में मनमोहन सिंह पार्ट 1। 2003 में 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित अटल जी के सलाहकारों ने उन्हें समय से पहले ही चुनाव कराने की सलाह दी। इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव की घोषणा हो गई। हालांकि जनता को इंडिया जगमगाता नहीं लगा और एनडीए 187 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 138 सीटें मिली। सोनिया गांधी की अगुवाई में लड़ी कांग्रेस को 145 सीटें मिली और उसने गैर एनडीए दलों के साथ यूपीए सरकार बनाई। 2009 में मनमोहन सिंह पार्ट 2। किसान कर्ज माफी जैसे लोक लुभावन फैसले ने यूपीए को लगातार दूसरी जीत दिलाई। कांग्रेस की सीट संख्या 206 और यूपीए की 322 पहुंच गई। मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बने, लेकिन सहयोगी दलों के भ्रष्टाचार के कारण पूंजी घोटाला, कोयला घोटाला, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की लोकप्रियता लगातार गिरती गई। 2014 में राजनीति का मोदी युग। 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्रीय राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे।
उन्होंने वो कमाल करके दिखाया जो कोई गैर कांग्रेसी नेता नहीं कर पाया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। यूपीए सरकार की भयंकर अलोकप्रियता और हिंदू हृदय सम्राट की छवि को जोड़कर चुनाव मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पहली बार अपने दम पर बहुमत दिला दिया। पार्टी को 282 सीटें और एनडीए को 325 सीटें मिली और कांग्रेस 44 पर सिमट गई। इतनी सीटें भी नहीं पा सकी कि संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा कर सके। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि महंगाई पर सख्ती से लगाम लगाना रही। 2019 में मोदी नाम केवलम, सबका साथ सबका विकास नारे के साथ नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता के रथ पर सवार बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटों का आंकड़ा हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। साबित हो गया था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उन राज्यों में पैठ बना चुकी है जहां कभी उसका झंडा उठाने वाले भी मुश्किल से मिलते थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में किया जाएगा। वहीं मतगणना 4 जून को की जाएगी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए चुनाव में उतरेंगे, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और कई अन्य प्रमुख राज्य स्तरीय दलों समेत 25 दलों का गठबंधन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती दे रहा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।